हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हमें उम्मीद है जो ये लॉकडाउन अनलॉक 1 अनलॉक 2 जो चल रहा है, इसमें आप सभी लोग घर पर रहें, घर पर सुरक्षित रहें, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें और घर पर बैठे ही पढ़ते रहें। तो इस क्रम में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारी एक्सरसाइज 11.3.4 होनी है। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज थी वो हम कर चुके थे। तो इसको सीखते हैं। इसमें बड़ा सिंपल सा काम है, कुछ जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं और कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से होगी एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए बच्चों, ये स्क्रीन पर आ गई है एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट से फोर्थ तक क्वेश्चन। उसमें लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और हमको इनके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। बात आती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। तो जो √3 है, tan में हमें √3 की वैल्यू देखनी है कि भाई 0 डिग्री से लेकर के 360 के बीच में, 0 डिग्री से लेकर के 360 के बीच में कौन कौन से एंगल हैं जिनकी वैल्यू √3 हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखना है sec x = 2 दिया हुआ है कि 0 से लेकर के 360 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू 2 हो सकती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में होते हैं और जनरल सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन होता है, एक ऐसी इक्वेशंस आ जाती है जिससे हम किसी भी एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं कि √3 किस किस एंगल की वैल्यू हो सकती है। इट इज़ मोर देन 360 भी होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चों tan x = √3। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज हमारी आज होनी है ये 3.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि जो tan x है वो है हमारे पास में √3। अब भाई हमको पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो tan है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है। तो tan is positive in first quadrant and third quadrant, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की चेक करनी है। आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं ज़रा इस वैल्यू को, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो हम देखते हैं इसको। tan x जो √3 वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू होती है tan 60 की, 60 मतलब π/3। इसका मतलब x की वैल्यू π/3 हो गई। ये हमारे पास आ गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब हम लेते हैं इसका सेकंड क्वाड्रेंट, जब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट हम देखते हैं इसका, अब हम लेते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि tan जो पॉजिटिव होता है अब वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, यानी कि इन थर्ड क्वाड्रेंट को बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक पाई होता है और हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, और जो √3 है ये यहाँ की वैल्यू है। तो √3 मतलब कितनी वैल्यू थी √3 की, π/3 की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इस तरह से लिखते हैं tan x = tan पाई में जो भी एंगल दिया था हमारा π/3, उसको ऐड कर देते हैं। तो tan x = tan 3π + π/3। तो tan x = tan 4π/3, यानी कि अगर हम सॉल्व करें तो x = 4π/3। ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है।
तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, प्रिंसिपल वैल्यू, तो एक वैल्यू हमारे पास आई है π/3 और एक वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों 4π/3। अब हम देखते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास में सबसे पहला जो क्वाड्रेंट आया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 10x = 10π/3 आई थी। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर 10x 10y के इक्वल हो तो x की वैल्यू होती है nπ + y, nπ + y। अब ये n क्या होता है? n बिलोंग्स एनी होल नंबर, 0 1 2 3 4 कोई भी होल नंबर हमारा हो सकता है। तो x = nπ। अगर हम बात करें अपनी, हमारे पास x कितना आया था? सबसे शुरू में हमारे पास x ही आया था, 10x = 10π/3। तो इस वजह से हमारा आंसर कितना हुआ? हमारा आंसर हुआ y की जगह π/3, π/3। ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब भाई जनरल सॉल्यूशन से फ़ायदा क्या है? इस जनरल सॉल्यूशन से क्या हो सकता है? अगर हम इससे फ़ायदा देखें कि जनरल सॉल्यूशन से एक्चुअली हमने क्या पता करा, तो जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था, अगर हम ये देखना चाहें कि भाई जनरल सॉल्यूशन से एक्चुअली हमने क्या पता करा, तो n को अगर हम 0 रखते हैं तो 10x = nπ + π/3 ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। और n अगर हमने 0 रख दिया तो 0π + π/3, यानी कि जो √3 हमारी वैल्यू थी, ये वैल्यू 10 में एक तो 10π/3 की होती है। अगर हम n 1 रख दें तो 10x कितना आएगा? 1π + π/3, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 4π/3। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4π/3। तो 4π/3 की वैल्यू भी होती है ये √3 10 4π/3। इसकी भी वैल्यू हमारे पास में √3 ही होती है। अगर हम पुट कर दें n = 2, तो हमारे पास में x आया था nπ + π/3, यानी कि 2π + π/3, ये आ गया 7π/3x, यानी कि √3 वैल्यू 10 में 10 7π/3 की भी हो सकती है, एंड सो ऑन। हम इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है। अगर एग्ज़ाम में जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए आएँ तो केवल हमें पेपर में यहीं तक ही करना है, इससे आगे हमको सॉल्व नहीं करना। यहाँ तक ही हमको पेपर में सॉल्व करना था, नीचे वाला पार्ट हमको सॉल्व नहीं करना है। वो केवल एक एग्जाम्पल दिया हमने, जिससे आप लोग समझ जाओ कि जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि अगर हम n की जगह 0 1 2 3 4 5 6 कितने भी होल नंबर डालें तो हमारे पास में 10 की सारी ही वैल्यू आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर आ गया है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है sec x = 2। sec x जो है 2 है, तो अब हमारे पास में इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन दिया है sec x = 2, ये भी पॉजिटिव दे रखा है। तो अगर हम sec को पॉजिटिव देखें तो ये कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है? इट इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो पता करने हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पता करने हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के पता करने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हम देख लेते हैं भाई 2 किसकी वैल्यू होती है sec x में। तो ये 2 वैल्यू होती है sec 60 की, यानी कि sec 60 डिग्री या π/3 रेडियन। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू π/3 आ गई। ये हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब हम बात करते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को पहले बना लेते हैं कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाती है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन पर आ जाते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट से इतने एंगल को माइनस कर दें, थीटा को माइनस कर दें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है हमारा जब हम 2 पाई में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस कर दें। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो सेक एक्स है वो कितना लिखा जाएगा, सेक 2 पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब जो हमारी वैल्यू आई थी, हमारी वैल्यू कितनी आई थी, π/3 की वैल्यू थी 2। तो सेक ये हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई में से पाई को माइनस करेंगे 5 π/3, यानी कि x इज इक्वल टू 5 π/3। तो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास जो आए हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो एक तो आया है π/3 कि भाई 2 जो है π/3 की वैल्यू होती है सेक में, और जो 2 है 5 π/3 की भी वैल्यू होती है सेक में। ये हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे। अब अगर हम पता करें फॉर जनरल सॉल्यूशन, सेक एक्स जैसे 2 दिया था तो जनरल सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला होता है सेक में वो होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई एंड वेयर n इज़ एनी होल नंबर। एन कोई भी हमारा होल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले वैल्यू आई थी उस वैल्यू को केवल y की जगह पुट कर देना है। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर हम n की जगह पर 1 रखें, 0 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो हमारे पास में सेक एक्स इज इक्वल टू 2 के सारे ही सॉल्यूशंस आ जाते हैं, सारी ही वैल्यूज़ आ जाती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो कॉट माइनस कहाँ पर होता है, तो हम पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं कॉट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि बच्चों इस बार हमको सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट किस तरह से लेते हैं, फोर्थ किस तरह से लेते हैं, ये ज़रा इसको देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमको क्या क्या लेना चाहिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बना लेते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको क्या लेना चाहिए, ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बना लेते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल बना थीटा, तो शुरू से जो एंगल है वो कितना बनेगा, वो बनेगा कि पूरा एंगल पाई होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल पाई है। तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो गया, अगर इतने एंगल की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से लिखा जाता है पाई माइनस थीटा। अब अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता है वो 2 पाई होता है, और हम अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में था ये इतना एंगल थीटा बना, तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना होता है, अगर हम उसको चेक करें यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना, ये बना 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको लिख देते हैं इसी तरह से। हम सबसे पहले देख लेते हैं थीटा कितना है। थीटा होगा √3 की वैल्यू। भाई अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था ये था कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। माइनस तो बता रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और √3 कॉट की वैल्यू देखनी है हम। जो कॉट में √3 वैल्यू देखते हैं हम, तो भाई √3 वैल्यू किसकी है, तो कॉट एक्स। अगर √3 की बात करें तो कॉट में √3 वैल्यू होती है कॉट 60 की, यानी कि π/6। कॉस 60 नहीं, कॉस 30 की, कॉस 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है π/3। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू, अगर हम ये सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं पहले, इन
सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट था तो माइनस तो हटा दे, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू ले लेते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। तो कॉट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई नेगेटिव लगा हुआ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पहले सेकेंड क्वाड्रेंट ले लिया। 6 पाई एलसीएम हुआ इसका 6 पाई माइनस पाई बाई 6। सॉल्व करा हमने इसको तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 5 पाई बाई 6, यानी कि x इज इक्वल टू जो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा आएगा इस वैल्यू का वो पाई बाई 6 आएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू कितना हुआ 5 पाई बाई 6 हुआ हमारा x। तो बच्चों देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से होना है। इस क्वेश्चन को हम केवल आधा सॉल्व करेंगे, आधा आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2। ये चेक कर लेते हैं कि जो माइनस आया है ये कॉसेक कहाँ कहाँ पर होता है। तो हम इसको लिख देते हैं कॉसेक इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि हमको एक थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को बना दिया हमने पहले। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे। एक हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अपना कार्टेशियन सिस्टम बना रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर हम बात करते हैं, ये एंगल कई बार हम लिख चुके हैं इसको पाई होता है, बट हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। और अगर हम इतने एंगल मान लेते हैं, इसको थीटा एंगल मान लेते हैं जो वैल्यू से निकल करके आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो हमारा एंगल होगा वो पाई प्लस थीटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पूरा का पूरा एक राउंड पूरा हो जाता है जो कि 2 पाई होता है। मान लो हमारा यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट था, ये थीटा हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लेते हैं 2 पाई में से इस एंगल को माइनस कर दो, थीटा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए, ये एंगल, और ये एंगल कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो हम वैल्यू लिखेंगे वो 2 पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा। तो उसको सॉल्व करते हैं, आधा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कॉसेक एक्स हमारे पास में था, कॉसेक एक्स ये था हमारे पास में -2। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक 30 की ये जो 2 वैल्यू है, 2 खाली 2 की बात करें, 2 वैल्यू ये 30 की होती है भाई, यानी कि पाई बाई 6। तो थर्ड क्वाड्रेंट में था ये कितना बन गया कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट पे लिखते हैं हम इसको पाई प्लस 2 वैल्यू असल में पाई बाई 6 की होती है, 30 डिग्री की, पाई बाई 6। तो सॉल्व करके जो x है ये हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाई 6। इसी तरह से फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पता करेंगे सेम तरीके से, और फिर हम जनरल सॉल्यूशन पता कर लेंगे। जो साइन का फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन वाला, वही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। अपनी बुक में पीछे जो समरी दी हुई है उसमें तुम्हें साइन का फॉर्मूला मिल जाएगा, वही कॉसेक में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे घर से, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से भेज देंगे। स्टार्ट करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है एनसीईआरटी बुक में, जैसा आप देख पा रहे हो
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें इनके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की भी ज़रूरत होगी। तो देखते हैं किस तरह से हम इनके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास में एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये लिखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो ये हमारे पास है बना cos 4x माइनस cos 2x। तो cos a माइनस b का cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है -2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। यानी कि जहाँ पर हमारे पास ये cos 4x माइनस cos 2x है, इसको अब हम लिख सकते हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। ये हुआ -2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 sin 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि माइनस तो हम 0 से उधर भेज सकते हैं, 2 भी हम उधर भेज सकते हैं। तो ये आ जाएगा sin 6x अपॉन 2 यानी कि 3x sin 2x अपॉन 2 यानी कि x इज इक्वल टू 0 अपॉन -2 जो कि 0 है। यानी कि sin 3x sin x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें, या तो हो सकता है हमारे पास में कि भाई sin 3x 0 रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि sin x 0 रहा हो। अब अगर हम 0 वैल्यू देखें साइन में तो वो n पाई, चाहे 0 पाई हो, चाहे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, किसी भी पाई की वैल्यू करें तो वो 0 होती है वैल्यू साइन n पाई की। एनसीईआरटी बुक में तुमको फॉर्मूला मिलेगा ये। तो 3x इज इक्वल टू n पाई हो गया, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 हो गया। ये हमारा इस वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो जो x है वो किसके इक्वल हो गया यहाँ पर n पाई, क्योंकि साइन में जो 0 वैल्यू होती है वो किसकी होती है n पाई की। यानी कि अगर साइन x कहीं पर ऐसे लिखा है, ये साइन x कहीं पर ऐसे लिखा है 0, तो जो साइन x है वो किसके इक्वल होता है, साइन n पाई के। तो x कितना आ गया यहाँ से n पाई। ये हमारे पास में इसके जनरल सॉल्यूशन आ गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेम तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का एक ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों cos x प्लस cos y का। ये फॉर्मूला था, ये आइडेंटिटी थी 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। जब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2 और माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आएगा 2 cos 4x अपॉन 2 cos 3x से x माइनस हुआ 2x अपॉन 2 और माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आएगा 2 cos 2x और cos x माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं cos 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इस cos 2x को कॉमन निकालते हैं
तो cos 2x को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमारे पास आएगा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट होगा, या तो हम इस cos 2x को 0 लिखते हैं, या फिर हम ये जो 2 cos x माइनस 1 है इसको 0 लिखें। अब अगर हम ये 2 cos x माइनस 1 को 0 लिखते हैं तो 2 cos x 1 होगा और cos x 1/2 होगा। तो 1/2 अगर हम cos में देखें कि भाई ये किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 बच्चों वैल्यू होती है cos 60 की। cos 60 मतलब π/3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास π/3 आती है। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों हम इसका। तो जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, अगर cos x cos y के इक्वल हो तो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि यहाँ से x आ गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारे पास में एक आंसर इस जनरल सॉल्यूशन का आ गया। अब अगर हम बात करें इससे पिछले पार्ट की, तो एक हमारे पास cos 2x 0 था। cos 2x कितना था? 0। तो अगर हम इस cos 2x जो हमारे पास 0 था, इसको भी अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाला पार्ट, यानी कि cos 2x 0 है। अगर हम 0 देखें तो 0 वैल्यू होती है 2n प्लस 1 π/2 की। cos में जो 0 वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos 2n प्लस 1 π/2। NCERT बुक में तुमको मिलेगी। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 2n प्लस 1 π/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2n प्लस 1 π/4। ये हमारे पास में बच्चों इसका आंसर आ गया है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास में है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये आइडेंटिटी है 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अगर हम cos x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हमारे पास cos x 0 हो सकता है, या फिर हमारे पास 2 sin x प्लस 1 0 हो सकता है। अगर हम ये देखें 2 sin x इज इक्वल टू माइनस 1, तो sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, अगर 0 की बात करें तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी भी करा था। ये जो वैल्यू होती है 0, ये होती है 2n प्लस 1 π/2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 π/2। ये हमारे पास x का सॉल्यूशन आ गया। और अगर हम यहाँ से देखें तो 1/2 वैल्यू होती है साइन में π/6 की, और माइनस होता है साइन थर्ड क्वाड्रेंट में। इट इज़ माइनस नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चूँकि हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसी से हमारे सारे जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, माइनस की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है पाई प्लस थीटा। अभी पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाया गया है। थीटा मतलब 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 30 की वैल्यू होती है। तो अगर हम x देखें, x आ जाएगा हमारे पास में ये 7π/6। तो बच्चों हमारे पास जो x आया था वो 7π/6 आया था। और अगर हम साइन में देखें कि साइन में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो अगर हमारे पास में साइन x
साइन वाई हो तो x इज इक्वल टू होता है हमारे पास में n पाई प्लस -1 की पावर n पाई। तो हमारे पास तो y 7 पाई बाई 6 था, n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाई 6 इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल सही से क्लियर समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये है हमारे पास में साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है बच्चों, उसको भी हम इसके बाद सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, यानी कि साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर बच्चों हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन x प्लस y का। तो ये फॉर्मूला है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 और प्लस जो साइन 3x था, ये जो साइन 3x था ये ऐसा का ऐसा ही आ जाता है। ये हमने लिखा है साइन 3x। अब क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये आया 2 साइन 6x अपॉन 2 यानी कि 3x। यहाँ पर आया x माइनस 5x है ये, इसको अगर हम सही कर लेते हैं तो ज़रा हमारा कर्सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये माइनस है तो ये माइनस के 2x आएगा और यहाँ पर आएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें साइन 3x को कॉमन लिया जा सकता है तो ये बचेगा 2 कॉस, अच्छा माइनस 2x बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2x, यहाँ से आएगा 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि या तो साइन 3x 0 होगा या फिर 2 कॉस 2x प्लस 1 ये वैल्यू 0 होगी। अगर हम साइन 3x को 0 लेते हैं तो जो साइन 3x है जब ये 0 आएगा हमारे पास में, तो जब हम साइन 3x को 0 लेते हैं तो 0 वैल्यू साइन में हमें पता है कि भाई 0 किस किस की वैल्यू होती है, तो ये 0 होती है साइन n पाई की। तो 3x इज इक्वल टू n पाई हुआ और x इज इक्वल टू बच्चों n पाई बाई 3 हो गया। अब हम बात करते हैं 2 कॉस, इसको अगर हम सॉल्व करें ये हमारे पास में है 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 कॉस 2x प्लस का 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया और कॉस 2x माइनस 1/2 हो गया। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो उन पहले एक्सप्लेन करा, लिखा इट इज़ नेगेटिव इन थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड को पहले लिख देते हैं, ऐसा कर लेते हैं सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमको सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट को सॉल्व करना होगा। तो ज़रा आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। हमारे पास में जो cos 2x आया था ये आया था माइनस 1/2, सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख रहे हैं। तो cos 2x सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसा पहले बताया गया है पाई माइनस थीटा लिखते हैं। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है cos में cos 60 की, 60 मतलब π/3 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन। यानी कि ये आ गया हमारे पास में 3 पाई में से माइनस कर देंगे
2π/3, ये हो गया cos 2x। तो ये इतना आया। अब अगर जनरल सॉल्यूशन हमको लिखना है तो फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए कॉस में हमारे पास में एक फॉर्मूला था। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कॉस में फॉर्मूला था, अगर cos x cos y के इक्वल होता है तो x की वैल्यू 2nπ प्लस माइनस y होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो cos x आया था वो आया था cos 2π/3, ये आया था 2π/3। तो इस अकॉर्डिंग अगर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आंसर आएगा 2nπ प्लस माइनस y, और y की जगह 2π/3। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है sec² 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये sec² थीटा का फॉर्मूला था 10th में आप लोगों ने पढ़ा कि sec² थीटा होता है 1 प्लस ये आइडेंटिटी थी tan² थीटा। तो जो sec² 2x दिया है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan² 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, 1 प्लस tan² 2x माइनस 1 प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा tan² 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में अगर हम इस tan 2x को कॉमन निकाल लें तो यहाँ से बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार या तो tan 2x 0 होगा या फिर tan 2x प्लस 1 ये 0 होगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आया था एक बार tan 2x 0। tan 2x 0 है तो 0 वैल्यू किसकी होती है tan में, अगर हम वो चेक करें तो tan nπ 0 के बराबर होता है जनरल सॉल्यूशन में। तो 2x कंपेयर करें nπ हो गया तो x की वैल्यू nπ/2 हो गई। अब अगर हम अपना सेकंड पार्ट देखें तो हमारे पास सेकंड पार्ट जो हमारे पास आया था, दूसरा वाला पार्ट जो था वो था हमारे पास में tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये आया था। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगा ये। देखो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम, tan 2x प्लस 1 तो ये इज इक्वल टू -1 हो गया। और अगर हम -1 की बात करें, tan नेगेटिव कहाँ होता है तो इट इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखेंगे हम पहले। tan 2x इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा tan पाई माइनस π/4, क्योंकि जो 1 वैल्यू होती है वो एक्चुअली π/4 की होती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पर होता है, पाई में से वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू ये आया हमारे पास में tan 4π यानी कि 3π/4। अब अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें तो फॉर जनरल सॉल्यूशन जो tan में फॉर्मूला है, फॉर जनरल सॉल्यूशन tan का जो फॉर्मूला है, अगर tan x tan y के इक्वल हो तो जनरल सॉल्यूशन tan में होता है x इज इक्वल टू nπ प्लस y। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो गया nπ प्लस 3π/4। हमें तो x पता करना है, तो x इज इक्वल टू हुआ हमारे पास में nπ/2 प्लस 3π/8।